अगर हम कल्पना करें कि हमारे सामने 10 लाख स्प्रेडशीट्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। मतलब दुनिया भर के लाखों लोगों की खरीदारी का रिकॉर्ड है, इंटरनेट सर्च की हिस्ट्री है, उनके रास्तों का जीपीएस डेटा है और ना जाने क्या क्या। हाँ, और देखने में ये किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता कि उस डेटा को पढ़ना कैसे है, तो वो 10 लाख पन्ने सिर्फ रद्दी हैं। कच्चा डेटा, जिसे हम रॉ डेटा कहते हैं, वो अपने आप में बिल्कुल अंधा होता है। सही कहा, एकदम बेजान ढेर की तरह। हाँ, असली जादू को तब होता है जब उस डेटा से कोई ऐसा अर्थ निकाला जाए जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। और ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब कच्चे डेटा से लेकर सामाजिक अंतर्दृष्टि यानी सोशल इंसाइट तक पहुंचने की जो पूरी यात्रा है, आज हम उस पर गहराई से बात करेंगे। मुझे लगता है ये सफर वाकई किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। अक्सर हम लोग मान लेते हैं कि रिसर्च का मतलब सिर्फ लोगों के पास जाना और सर्वे के फॉर्म भरवाना है। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन डेटा इकट्ठा करना तो केवल कच्चा माल जमा करना है। वो जो बिखरा हुआ कच्चा डेटा होता है ना, उसे एक प्रॉपर वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। मतलब हम सीधे नतीजों पर नहीं कूद सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हम इस प्रक्रिया को दरकिनार करके सीधे किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे ना, तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होगी। सही बात है। जानकारी को छांटना, उसमें से एक गहरा अर्थ निकालना और फिर उसे एक ऐसी रिपोर्ट के रूप में दुनिया के सामने पेश करना जिसे सब समझ सके, यही वो पूरा चक्र है जो असली वैज्ञानिक ज्ञान बनाता है। मैं सोच रहा था कि डेटा इकट्ठा करने के बाद जब एक शोधकर्ता अपने डेस्क पर लौटता है, तो वो पल शायद सबसे डरावना होता होगा। हाँ, वो थोड़ा ओवरवेलमिंग तो होता है। मतलब हजारों पन्नों के नोट्स हैं, अनगिनत फाइल्स हैं, सब कुछ बेहद अराजक लगता है। हम्म तो उस बिखराव से व्यवस्था की ओर जाने का सबसे पहला कदम क्या होता है? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है डेटा एनालिसिस, जी। यानी डेटा विश्लेषण। अच्छा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो कच्चा माल फील्ड से आया है, उसे अब हमें एक ढांचे में ढालना है। ओके। और इस प्रक्रिया का सबसे पहला हिस्सा है डेटा क्लीनिंग, यानी डेटा की सफाई। सफाई। हाँ मतलब गलतियों को हटाना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब हम वास्तविक दुनिया में सर्वे करते हैं ना, तो डेटा कभी भी एकदम साफ सुथरा नहीं मिलता। उसमें बहुत सी गलतियां होती हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अक्सर ऑनलाइन सर्वे में लोग मजाक में अपनी उम्र 200 साल लिख देते हैं। हाँ हाँ, या जेंडर वाले कॉलम में सुपरमैन लिख देते हैं। बिल्कुल। अगर उस डेटा को बिना जांचे रिसर्च में शामिल कर लिया जाए, तो पूरी की पूरी थ्योरी ही किसी गलत दिशा में चली जाएगी, है ना? एकदम सही। डेटा क्लीनिंग का मतलब ही यही है कि हम इस तरह की अजीबोगरीब त्रुटियों को, गलतियों को और जो गायब जानकारी है उसे पहचानें और हटा दें। क्योंकि बुनियादी गलत होगी तो आगे का काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल, अगर बुनियाद गलत है तो आगे का पूरा विश्लेषण अविश्वसनीय हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पर। तो इसमें हम डेटा को अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं। हाँ, जो डेटा हमारे पास बचता है उसे हम उम्र, लिंग, आय या शिक्षा जैसी स्पष्ट श्रेणियों में बांट देते हैं। अगर हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, तो ये कुछ ऐसा है जैसे हमने 1 लाख टुकड़ों वाला जिक्सॉ पजल खरीदा और सारे टुकड़े जमीन पर उंडेल दिए। हाँ, ये काफी अच्छा उदाहरण है। तो डेटा एनालिसिस उस अव्यवस्थित ढेर को सुलझाने जैसा है, और डेटा क्लीनिंग का मतलब है उन टुकड़ों को हटा देना जो किसी और पजल के डिब्बे से गलती से यहाँ आ गए हैं। बिल्कुल सही। और फिर क्लासिफिकेशन क्या हुआ? क्लासिफिकेशन का मतलब वारा किनारे वाले टुकड़ों को एक तरफ करना और रंगों के हिसाब से बाकी टुकड़ों को अलग-अलग ढेरों में बांटना। ये पजल वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। और जब वो रंग अलग हो जाते हैं, तो अगला कदम होता है टेब्यूलेशन। टेबुलेशन मतलब टेबल्स बनाना। हाँ, उस वर्गीकृत डेटा को तालिकाओं या टेबल्स में व्यवस्थित करना। इससे हम एक ही नज़र में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कौन सी चीज कितनी बार आ रही है। बिल्कुल, मतलब किस श्रेणी में कितने प्रतिशत लोग आते हैं। लेकिन जब डेटा हजारों या लाखों में हो, तो उसे सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोसेस करना पड़ता है। यहीं पर कोडिंग काम आती है। अच्छा, कोडिंग का इस्तेमाल होता है यहाँ। हम लोगों के लंबे लंबे जवाबों को एक नंबर या प्रतीक दे देते हैं, जैसे सहमत के लिए 1 और असहमत के लिए 2। इससे सॉफ्टवेयर के लिए उस डेटा को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है।
और सॉफ्टवेयर की बात आते ही वो भारी भरकम तकनीकी शब्द सामने आने लगते हैं। मतलब जैसे मीन, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। हाँ, ये नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल, ये शब्द अक्सर रिसर्च की शुरुआत करने वालों को डरा देते हैं। क्या ये वाकई इतने जटिल हैं? तकनीकी रूप से ये जटिल लग सकते हैं, लेकिन इनका वैचारिक आधार बहुत सरल है। अच्छा, वो कैसे? उदाहरण के लिए कोरिलेशन बस ये देखता है कि क्या दो चीजें एक साथ बदल रही हैं, और रिग्रेशन कोई डरावना गणितीय दैत्य नहीं है। तो फिर क्या है? ये बस ये जांचने का एक तरीका है कि क्या एक खास बटन दबाने से कोई दूसरा बल्ब ज्यादा तेजी से जलता है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। मतलब जैसे क्या शिक्षा का स्तर बढ़ाने से, जो कि हमारा बटन है, किसी की आय यानी बल्ब में इजाफा होता है। हम सांख्यिकीय उपकरणों जैसे SPSS, एक्सेल या R का इस्तेमाल करके इन्हीं संबंधों को गणितीय रूप से साबित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क समझना भी तो जरूरी है। जो उदाहरण अभी बात हुई वो पूरी तरह से संख्याओं पर आधारित है। हाँ, वो क्वांटिटेटिव डेटा है। पर रिसर्च में तो हम लोगों के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं ना, जो हमेशा नंबरों में नहीं नापा जा सकता। तो मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव विश्लेषण के बीच संतुलन कैसे बनता है? ये रिसर्च का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है कि क्या हो रहा है। ये पूरी तरह संख्याओं का खेल है। मतलब कितने प्रतिशत लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। मान लीजिए डेटा दिखाता है कि एक खास इलाके में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर अचानक 40% बढ़ गई है। तो ये एक मात्रात्मक तथ्य है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। एकदम सही। और यही क्वालिटेटिव एनालिसिस काम आता है। ये शब्दों, इंटरव्यू और लोगों के अनुभवों पर आधारित होता है। ये हमें बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, तो कारण जानने के लिए क्वालिटेटिव डेटा चाहिए? हाँ, जब शोधकर्ता उन बच्चों से बात करता है और वो बताते हैं कि महामारी के बाद उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है, तो वो गुणात्मक डेटा है। और इसे एनालाइज कैसे करते हैं? कि किनारे मिला लिए और कुछ हिस्से आपस में जुड़ भी गए। मान लेते हैं नीले रंग के टुकड़ों का एक गुच्छा एक साथ आ गया है। हाँ, बिल्कुल, एक तस्वीर बनने लगी है। लेकिन सिर्फ एक नीले रंग का गुच्छा हमें ये नहीं बताता कि वो तस्वीर आसमान की है या समुद्र की। मतलब पजल के टुकड़े अपने आप में कोई कहानी नहीं सुनाते। सही बात है। तो हम डेटा क्या कह रहे से आगे बढ़कर इसका मतलब क्या है तक कैसे पहुंचते हैं? यहीं पर हम अनुसंधान के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे व्याख्या या इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन। हाँ, डेटा विश्लेषण हमें बताता है कि 70% लोगों ने एक खास विकल्प चुना, लेकिन व्याख्या हमें तर्कों और सिद्धांतों के आधार पर यह समझाती है कि उन लोगों ने ऐसा चुनाव क्यों किया। तो विश्लेषण और व्याख्या में एक लकीर खिंच जाती है यहाँ पर। बिल्कुल। विश्लेषण तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर और सांख्यिकी का उपयोग होता है, लेकिन व्याख्या पूरी तरह से एक इंसानी और वैचारिक प्रक्रिया है। तो व्याख्या के भी कुछ अलग-अलग स्तर होते होंगे? मतलब एक तो बुनियादी व्याख्या होगी और एक शायद थोड़ी गहराई में जाने वाली। हाँ, मुख्य रूप से हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। अच्छा। पहली है डिस्क्रिप्टिव व्याख्या, जो सिर्फ तस्वीर का वर्णन करती है कि ये नीले रंग का एक विशाल हिस्सा है। दूसरी है एनालिटिकल व्याख्या, जो गहराई में जाकर बताती है कि इसके आसपास के पैटर्न्स क्या कहते हैं। और तीसरी? सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण होती है थियोरेटिकल व्याख्या। इसमें हम अपने डेटा से निकले निष्कर्षों को समाजशास्त्र के किसी स्थापित सिद्धांत या थ्योरी से जोड़ते हैं। ये जो थियोरेटिकल व्याख्या वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा अमूर्त सा लग सकता है। क्या इसका कोई आसान सा ठोस उदाहरण हो सकता है? जरूर। मान लीजिए हमारे पास एक विस्तृत डेटा है जो साबित करता है कि पिछले 2 दशकों में एक बड़े शहर में अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक खाई लगातार चौड़ी हुई है। और इसके कारण कामगार वर्ग में भारी असंतोष है। बिल्कुल, ये हमारा स्थापित डेटा है। अब अगर हम इस डेटा की व्याख्या कार्ल मार्क्स के सामाजिक नजरिए से करें, तो वे इसे वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल के रूप में देखेंगे। मतलब अमीर और गरीब की लड़ाई। हाँ, उनके अनुसार ये पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण का एक स्पष्ट परिणाम है। और अगर यही डेटा किसी और समाजशास्त्री के पास हो तो? अगर मैक्स वेबर इस डेटा का विश्लेषण करते, तो वे सिर्फ आर्थिक पहलुओं पर नहीं रुकते। वे इसे शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा यानी स्टेटस और अवसर की असमानता के नजरिए से देखते। और अगर कोई और हो, जैसे एमिल दुर्कीम? वहीं अगर एमिल दुर्कीम इस डेटा की व्याख्या करते, तो वे शायद इसे समाज में आई एनोमी यानी नियमहीनता और सामाजिक एकजुटता की कमी के रूप में देखते। अरे वाह,
डेटा वही है, असमानता और असंतोष, लेकिन मतलब अलग-अलग निकल रहे हैं। बिल्कुल। हम जिस सिद्धांत या थ्योरी का लेंस पहनते हैं, उसके हिसाब से उस पजल की तस्वीर एक अलग ही गहराई और अर्थ ले लेती है। पर रुकिए, यहाँ तो एक बहुत बड़ी वैचारिक अड़चन नजर आ रही है। वो कैसे? अगर एक ही डेटा को अलग-अलग सिद्धांतों के चश्मे से देखकर अलग-अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, तो क्या ये पूरी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव नहीं हो जाती? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब एक शोधकर्ता अपने खुद के पूर्वाग्रहों, अपने बायस को डेटा पर हावी होने से कैसे रोक सकता है? वो कैसे तय करे कि वो निष्पक्ष है? ये सवाल तो अकादमिक शोध की सबसे दुखती रग है। ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता बनाए रखना ही एक शोधकर्ता के कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो इसे कैसे बनाए रखते हैं? देखिए, हम इंसान हैं, हमारे अपने पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या का नियम ये है कि आपके तर्क सीधे तौर पर आपके डेटा से समर्थित होने चाहिए। यानी हवा में बातें नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और एक बहुत बड़ी गलती जिससे बचना होता है वो है फॉल्स कॉजेशन या गलत कारण प्रभाव स्थापित करना। ये फॉल्स कॉजेशन कैसे काम करता है? इसे एक बहुत ही मशहूर उदाहरण से समझते हैं। एक डेटा सेट दिखाता है कि जब शहर में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती है तो नदी में डूबने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। अच्छा। डेटा पूरी तरह से सही है, दोनों के ग्राफ एक साथ ऊपर जा रहे हैं। अगर कोई बिना क्रिटिकल थिंकिंग के इसकी व्याख्या करे तो वो कह सकता है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूब जाते हैं, जबकि असली कारण तो ये है कि गर्मियां आते ही लोग आइसक्रीम भी ज्यादा खाते हैं और नदी में तैरने भी ज्यादा जाते हैं। ठीक यही बात है। दोनों का कारण गर्मी है, ना कि वे एक दूसरे का कारण है। इसीलिए एक शोधकर्ता को खुद से लगातार कड़े सवाल पूछने पड़ते हैं। उसे देखना होता है कि वो कहीं गलत जोड़ तो नहीं बना रहा। हाँ, और उसे ये भी देखना होता है कि कहीं वो छोटे से समूह के परिणामों को पूरी दुनिया पे लागू तो नहीं कर रहा, जिसे हम ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के बिना कोई भी व्याख्या सिर्फ एक भ्रम बन के रह जाती है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने अपने पूर्वाग्रहों को किनारे रख दिया। हमारे पास एक साफ सुथरा डेटा है। हमने बिना किसी गलतफहमी के उसकी एकदम सटीक व्याख्या कर ली। और हमें समाज की एक नई सच्चाई का पता चल गया। हाँ, लेकिन अगर वो सच्चाई मेरे लैपटॉप के एक फोल्डर में ही बंद रह जाए, तो उस पूरे पसीने और मेहनत का क्या फायदा? दुनिया को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? और यहीं पर हमारे सफर का तीसरा महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, प्रतिवेदन लेखन या रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग। हाँ, आपने जो ज्ञान पैदा किया है, अगर उसे संप्रेषित या कम्युनिकेट नहीं किया गया तो वो ज्ञान अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसा मान लीजिए। ये तो है। रिपोर्ट राइटिंग अनुसंधान का वो अंतिम चरण है जहां हम न केवल अपने निष्कर्ष दुनिया के सामने रखते हैं, बल्कि भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए एक वैज्ञानिक रिकॉर्ड भी छोड़ जाते हैं। मैंने देखा है कि अकादमिक शोध रिपोर्ट काफी लंबी और जटिल होती हैं। क्या हम इसकी संरचना को एक कहानी या स्टोरी टेलिंग आर्क की तरह समझ सकते हैं? कहानी की तरह? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छी रिपोर्ट असल में एक बहुत अच्छी कहानी होती है। ये सोचने का एक बेहतरीन नजरिया है। एक अकादमिक रिपोर्ट के मुख्य रूप से 3 खंड होते हैं। पहला है प्रारंभिक खंड या प्रिलिमिनरी सेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें टाइटल पेज होता है और एब्स्ट्रैक्ट यानी सार होता है। अगर हम आपकी कहानी वाली एनालॉजी का उपयोग करें तो एब्स्ट्रैक्ट उस कहानी के ट्रेलर की तरह है, जो 2 मिनट में बता देता है कि फिल्म किस बारे में है। बिल्कुल, ताकि पाठक तय कर सके कि उसे पूरी रिपोर्ट पढ़नी है या नहीं। तो फिर आता होगा उस कहानी का मुख्य भाग। हाँ, मेन बॉडी। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। ये कहानी का सेटअप है जहां आप बताते हैं कि समस्या क्या है और आपके शोध के उद्देश्य क्या हैं। और इसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। ये जो लिटरेचर रिव्यू है, ये असल में क्या काम करता है? क्या ये सिर्फ पुरानी किताबों की लिस्ट होती है? नहीं, ये बहुत अहम है। लिटरेचर रिव्यू असल में शोधकर्ता का ये कहना है कि देखिए, इस विषय पर आज तक मानवता इतना कुछ जान चुकी है और मेरे शोध का उद्देश्य इस ज्ञान में मौजूद उस छोटे से खाली स्थान को भरना है जो अब तक किसी ने नहीं भरा। मतलब ये हमें उस विषय के इतिहास से जोड़ता है। बिल्कुल। इसके बाद मेथोडोलॉजी का खंड आता है। यानी अगर हम कहानी की बात करें तो ये वो हिस्सा है जहां हीरो अपने हथियार चुनता है और योजना बनाता है कि वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। एकदम सही। मेथोडोलॉजी बताती है कि आपने डेटा कैसे इकट्ठा किया और कौन से तरीके अपनाए। फिर आता है डेटा एनालिसिस और रिजल्ट्स, जो कहानी का वो हिस्सा है जहां असल संघर्ष या युद्ध होता है। हाँ, और अंत में आता है डिस्कशन और कंक्लूजन।
ये पूरी रिपोर्ट का क्लाइमैक्स है। यहीं पर हम उस इंटरप्रिटेशन या व्याख्या को सामने रखते हैं जिस पर हमने पहले चर्चा की थी। यानी हम बताते हैं कि जो डेटा हमने पाया उसका समाज के लिए असली मतलब क्या है। बिल्कुल। और कहानी खत्म होने के बाद जो क्रेडिट रोल आते हैं, जहां हम फिल्म बनाने में मदद करने वाले हर व्यक्ति का नाम देते हैं, क्या वो रिपोर्ट का अंतिम खंड होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अंतिम खंड में रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स शामिल होते हैं। तो ये एक तरह से क्रेडिट देना हुआ। हाँ, ये वैज्ञानिक ईमानदारी का सबूत है। आप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किन लेखकों और पुरानी रिसर्च ने आपके विचारों को आकार देने में मदद की है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि आप एक 5 साल के बच्चे को कहानी अलग तरीके से सुनाते हैं और एक अडल्ट को वही कहानी बहुत अलग तरीके से। हाँ, श्रोता के हिसाब से बदलना पड़ता है। किसे संबोधित कर रहे हैं उस हिसाब से भाषा बदल जाए। ये रिपोर्ट राइटिंग का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। दर्शकों के अनुसार रिपोर्ट को ढालना ही पड़ता है। मुख्य रूप से 2 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली है तकनीकी रिपोर्ट या टेक्निकल रिपोर्ट। ये विषय के विशेषज्ञों के लिए लिखी जाती है। तो इसमें काफी भारी शब्द होते होंगे। हाँ, इसमें आप जटिल शब्दावली, भारी सांख्यिकी और तकनीकी भाषा का खुलकर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो भी उसी फील्ड का होता है। तो दूसरी रिपोर्ट आम जनता के लिए होती होगी। हाँ, उसे हम लोकप्रिय रिपोर्ट या पॉपुलर रिपोर्ट कहते हैं। इसका क्या फोकस होता है? इसका फोकस निष्कर्षों को सरल, स्पष्ट और रोचक रूप से सामने रखने पर होता है। इसमें आपको आंकड़ों के जंजाल से बचकर ये बताना होता है कि इस शोध का आम आदमी की जिंदगी पर क्या व्यावहारिक असर पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि एक तकनीकी रिपोर्ट लिखने से कहीं ज्यादा मुश्किल एक पॉपुलर रिपोर्ट लिखना है, क्योंकि भारी भरकम जार्गन या तकनीकी शब्दों के पीछे छिपना बहुत आसान है, लेकिन उन शब्दों को हटाकर किसी गहरी वैज्ञानिक बात को एक आम इंसान को समझाना वाकई एक कला है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। जटिलता पैदा करना आसान है, लेकिन जटिल चीजों को सरल बनाना सबसे बड़ा कौशल है। बिल्कुल। हालांकि चाहे रिपोर्ट तकनीकी हो या लोकप्रिय, कुछ नैतिक नियम या एथिक्स हमेशा लागू होते हैं। आप इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी बेईमानी नहीं कर सकते। एथिक्स की बात करें तो रिसर्च में सबसे बड़ा नैतिक अपराध क्या माना जाता है? सबसे बड़ा अपराध है डेटा मैनिपुलेशन या डेटा के साथ हेरफेर करना। मतलब अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए झूठे नंबर डालना। हाँ, ये सबसे गलत है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग? मतलब ये कुछ वैसा हुआ कि मैं किसी खराब फिल्म का रिव्यू दे रहा हूं और सिर्फ उसके एक अच्छे गाने की तारीफ करके कह दूं कि फिल्म मास्टरपीस है, जबकि बाकी पूरी फिल्म बकवास हो। बिल्कुल ठीक कहा। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप सिर्फ वही डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं जो आपकी बात का समर्थन करता है, और बाकी डेटा को छुपा रहे हैं। हाँ, उस डेटा को जानबूझकर छिपा रहे हैं जो आपके खिलाफ जाता है। इसीलिए रिसर्च में ईमानदारी, पारदर्शिता और सही उद्धरण देना इतना अनिवार्य होता है। और ये सारी ईमानदारी, ये महीनों का विश्लेषण, ये पूरी मेहनत असल में हमारे समाज के क्या काम आती है? मैं इसे एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझना चाहूंगा। अगर हम इसके समाज शास्त्रीय महत्व की बात करें ना, तो ये पूरी प्रक्रिया नीतियां बनाने और दुनिया को बदलने में मदद करती है। कोई ऐसा उदाहरण जहां इसने दुनिया बदली हो? हाँ, 19वीं सदी के मध्य में लंदन में हैजा यानी कलोरा की भयानक महामारी फैली थी। उस समय लोगों को लगता था कि बीमारी खराब हवा से फैल रही है। अच्छा, खराब हवा से? हाँ। लेकिन डॉक्टर जॉन स्नो नाम के एक शोधकर्ता ने एक अलग रास्ता अपनाया। तो उन्होंने डेटा का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने मौत के हर मामले का भौगोलिक डेटा इकट्ठा किया और उसे एक नक्शे पर डेटा एनालिसिस के जरिए प्लॉट किया। और फिर उन्होंने उस नक्शे की व्याख्या की और पाया कि लगभग सभी मौतें एक खास पानी के पंप के आसपास हो रही थीं। अरे वाह! उनका निष्कर्ष था कि बीमारी हवा से नहीं, दूषित पानी से फैल रही है। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर उस पंप का हैंडल हटा दिया गया और महामारी रुक गई। ये तो एक अविश्वसनीय उदाहरण है। मतलब जो शुरुआत में सिर्फ एक कागज पर लिखी गई मौतों की संख्या थी, एक कच्चा डेटा, वो विश्लेषण और व्याख्या से गुजरकर एक ऐसी सामाजिक अंतर्दृष्टि बन गया जिसने रातों रात हजारों जानें बचा ली। यही इस पूरी प्रक्रिया की असली ताकत है। चाहे वो गरीबी कम करने की नीतियां हो या शिक्षा प्रणाली में सुधार करना हो, सही डेटा और उसकी निष्पक्ष व्याख्या समाज को एक बेहतर दिशा दे सकती है। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को एक फ्रेम में समेटें तो ये साफ है कि रिसर्च केवल सॉफ्टवेयर में नंबर डालने का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक व्यवस्थित यात्रा है जहां हम सबसे पहले कच्चे अव्यवस्थित डेटा को छांटकर उसे जानकारी या इंफॉर्मेशन में बदलते हैं।
फिर उस जानकारी की गहराई में जाकर उसकी व्याख्या करते हैं और उसे ज्ञान या नॉलेज बनाते हैं। और अंततः जब हम उस ज्ञान को समाज की भलाई और एक स्पष्ट रिपोर्ट के रूप में सामने लाते हैं तो वो सामाजिक अंतर्दृष्टि या सोशल इंसाइट बन जाता है। बिल्कुल सही। और इस यात्रा में हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर या टूल अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। असली निष्कर्ष हमेशा एक इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग और इसकी निष्पक्षता से ही निकलते हैं। ज्ञान का निर्माण करना और इसे पूरी ईमानदारी के साथ साझा करना हमारी एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। वाकई आज की इस चर्चा ने डेटा को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। मुझे भी इस पर बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस पूरी बातचीत ने मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल भी छोड़ दिया है जो शायद हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल है। वो क्या? आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के युग में खड़े हैं। आज की मशीनें और एल्गोरिदम्स सेकंडों में उस 10 लाख स्प्रेडशीट्स वाले पहाड़ का विश्लेषण कर सकते हैं। वो डेटा को साफ कर सकते हैं, छिपे हुए पैटर्न ढूंढ सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं। ये बात तो है। लेकिन जैसा कि हमने आज गहराई से समझा, व्याख्या या इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से मानवीय तर्क, सामाजिक संदर्भ, करुणा और क्रिटिकल थिंकिंग पर निर्भर करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एक मशीन कभी भी मानवीय पूर्वाग्रहों के बिना सही मायनों में हमारे समाज की, हमारे दर्द की या हमारी असमानताओं की व्याख्या कर पाएगी? क्या एक एआई कभी कार्ल मार्क्स या जॉन स्नो की तरह उस पजल की तस्वीर को देखकर समाज का असल मतलब समझ पाएगा? या फिर डेटा से सामाजिक अंतर्दृष्टि तक का ये सफ़र हमेशा एक धड़कते हुए इंसानी दिमाग का ही काम रहेगा? इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा।